तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान चल रहा है। आज 90 में से 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 12 जो है नक्सल प्रभावित सीटें भी हैं। और अब जो खबर है वो है छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां आईईडी धमाका हुआ है। इस धमाके में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। मतदान के लिए कैंप टोंडा मार्ग से कोबरा 206 और सीआरपीएफ के जवान एरिया डोमिनेशन अभियान में, आपको बता दें, एल्मागुंडा गांव जा रहे थे और गश्त के दौरान कोबरा के जवान निरीक्षक का पैर पहले से ही यहां पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में पड़ने से यहां पर धमाका हुआ है, जिसमें कि एक जवान यहां पर घायल हुआ है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं नक्सलियों की तरफ से। यहां पर कोशिश है कि किसी तरह से कैसे व्यवधान, एक रुकावट डाली जाए इस मतदान में, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद के चलते मतदान अभी सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर सुकमा से भी है, जहां एक आईडी धमाका हुआ है और कोबरा बटालियन का एक जवान इसमें घायल हुआ है। और वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले कल भानु प्रतापपुर में नक्सलियों ने धमाका किया और धमाके में आईडी का इस्तेमाल हुआ है। धमाका उस वक्त किया गया जब बीएसएफ ऑपरेशनल पार्टी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मतदान केंद्र जा रही थी। तभी नक्सलियों ने 3 आईडी धमाके किए। हमले में एक जवान और 2 चुनाव कर्मचारी घायल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ में कल ये धमाका हुआ है। और ये धमाका जो हुआ है वो भानु प्रतापपुर का जो इलाका है, नक्सलियों ने वहां पर आईडी ब्लास्ट किया था और उस वक्त वहां पर जो बीएसएफ ऑपरेशनल पार्टी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके साथ मतदान केंद्र जा रही थी, तब ये धमाका हुआ। इसमें 2 चुनाव कर्मचारी और 1 जो है जवान वो घायल हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है, छत्तीसगढ़ चुनाव में ईडी की बात हो रही है। क्या ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के मामले में समन कर सकती है? यहाँ पर भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है जो कार्रवाई ईडी कर रही है और 17 तारीख तक दूसरे चरण का जब मतदान होना है तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, ये वो दावा कर रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले आए इस मामले पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। महादेव सट्टेबाजी ऐप के एक आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी कर कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था। अब इस वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल ने सीधे सीधे महादेव ऐप से पैसे लेने की बात खारिज कर दी है। भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे? भाई, वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। तो सब कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियो का कानून में कोई महत्व नहीं है। वीडियो स्टेटमेंट्स स्क्रीन पर कुछ पेपर दिखाकर दावे करने के कोई मायने नहीं हैं। इस तरह के वीडियो की कानून में कोई अहमियत नहीं है। ऐसे वीडियो से जांच में कोई असर नहीं पड़ता। लगातार मैं बोल रहा हूं। लेकिन ईडी शुक्रवार को ही आरोप लगा चुकी है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान केंद्र सरकार ने महादेव ऐप सहित 22 ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है जहां से सट्टेबाजी होती है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल पहली बार इस 22 ऐप्स के बारे में हमें एक नोटिस मिला ईडी से और हमने दोपहर तक, सुबह मिला नोटिस और दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया। इस ऐप के इस डिबेट में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी मालूम हुआ है कि इस ऐप्स के बारे में 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ के पुलिस। उन्होंने एक भी टाइम बीच में इस 1.5 साल में कभी भी हमें नोटिफाई नहीं किया कि इसको ब्लॉक करना चाहिए। और ये जो अभी झूठ बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले हमने कहा है या 1.5 महीने पहले कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि
लीगली अगर छत्तीसगढ़ पुलिस हमें एक नोटिस भेजते, ये हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता कि हम वो बैन करते, ब्लॉक करते अंडर सेक्शन 69। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता अभी हम सबको मालूम भी पड़ रहा है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 500 करोड़ 508 करोड़ का सवाल था यहाँ पर। वैसे महादेव बेटिंग ऐप के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी एसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दामिनी भाई और असीम दास ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी इनसे पूछताछ कर मामले की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल यहां पर 90 सीटें हैं। 2 चरणों में मतदान होना है। आज पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान चल रहा है। इसमें से बस्तर का वो इलाका भी शामिल है जो कि नक्सल प्रभावित बताया जा रहा है। 12 सीटें हैं यहां पर। इसके अलावा दुर्ग संभाग की भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो 20 में से 10 वो सीटें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है। बाकी 10 वो सीटें हैं जहां सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में तत्कालीन रमन कैबिनेट के रमन सिंह समेत 5 मंत्रियों, इसके अलावा वर्तमान भूपेश बघेल कैबिनेट के 3 मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के जो सांसद हैं दीपक बैज, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। आज के मतदान के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें जिन जगहों पर आज वोटिंग हो रही है, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। वहीं मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें कि आज पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का ये मतदान हो रहा है। इसके अलावा मिजोरम की 40 सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण में मतदान हो रहा है 20 सीटों पर यहाँ पर हो रहा है। कुल 90 सीटें हैं यहाँ पर और जो नतीजे सबके सामने आएंगे, इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने होंगे। कई तरह के यहाँ पर चुनावी मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं। कुछ देर में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार आपको वहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह का वक्त है और यहाँ पर किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग घरों से बाहर निकले हैं मतदान डालने के लिए। तो किस तरह से ग्राउंड पर क्या स्थिति है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। जगदलपुर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी हैं, नारायणपुर में जुल्फिकार अली है और कवर्धा में नीलेश त्रिपाठी हैं। तो सीधा हम रुख कर रहे हैं, इस वक्त नारायणपुर में मौजूद है जुल्फिकार अली का। जुल्फिकार, यहाँ पर अब सुबह का 9 बज चुके हैं। आप बताएं किस तरह से मतदान चल रहा है और इस बार जो चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें, क्योंकि आज तो 90 में से 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या क्या लोगों के जहन में जिसको ध्यान में रखते हुए आज वो घर से बाहर मतदान के लिए निकले हैं? अभी की अगर बात करें तो जिस मतदान केंद्र पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे वोटिंग बहुत ठीक चल रही है, क्योंकि अभी तक 15% मतदान हो चुका है। 80 लोगों ने अपने मताधिकार को उपयोग कर दिया है। इस पोलिंग बूथ में 560 मतदाता हैं और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैं कुछ काउंट कर रहा था तो जिसमें पुरुषों की संख्या से लगभग डबल संख्या महिलाओं की है और 100 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये तस्वीरों में आप देखें कि महिलाओं की लाइन कितनी लंबी है, तो ये दुगनी से ज़्यादा है। वहीं आप देखें दूसरी तरफ पुरुषों की जो लाइन है, कुछ पुरुष बैठे हुए हैं, उनकी लाइन आधी से भी कम है। तो ये संख्या जो है मैंने जब गिना तो करीब यहाँ पे अब तक जो है 300 के करीब मतदाता पहुँच चुके हैं जिन्होंने
80 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है। और अगर 300 लोग पहुंचते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 560 यहाँ पे मतदाता हैं, तो 50% मतदान की तो गारंटी इस पोलिंग बूथ में हो गई। लेकिन इसी तरीके की जो सूचनाएं आ रही हैं, प्रथम चरण में मतदान जहां जहां पे हो रहा है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे 7 बजे से शुरू हुआ है, दूसरी जगहों पे 8 बजे से शुरू हुआ है, जैसे कि राजनांदगांव की सीट है, कवर्धा की सीट है, यहाँ पे 8 बजे से है। और बस्तर की जो अति संवेदनशील सीटें हैं, जिनमें से मैं हूँ नारायणपुर में, ये काफ़ी संवेदनशील है। और यहाँ की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि दूर दूर गांव हैं, पोलिंग सेंटर जो है एक जगह बनाया गया है और यहाँ पे आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। कहीं पे बीएसएफ के जवान हैं, कहीं सीआरपीएफ के जवान हैं, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आईटीबीपी के जवान हैं। अब बात कर लेते हैं कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे यहाँ के सबसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को ही यहाँ पे चाहिए, क्योंकि नक्सल पर अफेक्टेड एरिया है। नक्सली नहीं चाहते कि अंदरूनी इलाकों में सड़क बने, स्कूल बने, क्योंकि सड़क बनेगी, आवागमन बढ़ेगा, फोर्सेस जा पाएंगी और लोग वहाँ से निकल पाएंगे। दूसरे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल भी अंदर इलाकों में हों, कॉलेजेस हों, तो ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को चाहिए। यही वजह है कि नक्सली पर्चे फेंक कर उन्होंने बहिष्कार करने की अपील की थी। लेकिन ये नारायणपुर से अंदर का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है और कुछ पीछे, क्योंकि जो मेरे तस्वीरें देखें कि पहाड़ी दिख रही है, तो इस पहाड़ी के पीछे जो है अबूझमाड़ शुरू हो जाता है। अबूझमाड़ वो जगह है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी सरकार के पास नहीं है। तो शायद देश की पहली जगह होगी जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है कि अंदर इस 4000 जी तो है। जुल्फिकार नारायणपुर में हैं, जो बता रहे हैं उनके पीछे अबूझमाड़ का वो इलाका है जहां के बारे में सरकार भी बहुत कुछ नहीं कह पाती है। और यहां पर जुल्फिकार ने जो एक खास बात बताई, अभी तक जो यहां पर नारायणपुर जिस वोटिंग जहां पर पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर कुछ देर में जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ेंगे, दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच अनुराग द्वारी जगदलपुर के इलाके में हैं और यहाँ पर जगदलपुर के एक पोलिंग बूथ का हाल वो बता रहे हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता, आइए सुनते हैं। 60,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और जगदलपुर में इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 700 से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके अलग अलग तमाम मुद्दे हैं और वो अंदर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर यहाँ के लोग मतदान कर रहे हैं, इनके लिए कौन सा ऐसा विषय है जिसकी वजह से ये अंदर जाकर ईवीएम में अपना बटन दबाएंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? ललिता। ललिता जी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग वोट डालने जो आएंगे अंदर ईवीएम में बटन दबाएंगे? हम लोग को ये मुद्दा है कि हम लोग नगर निगम में काम करते हैं। ठीक है। हमारे पति, हम लोग तो 18-19 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक का किसी का नौकरी नहीं हुआ है। एक परमानेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। एक तो नौकरी होगा बोल के सब आशा दिलाते हैं, जो भी है ठेका में ही है और मिलता है 8,000 सैलरी। अच्छा, हम लोग कैसे खाएंगे? कुछ नहीं बढ़ रहा। आपका नाम मैम? शक्तिदीप। शक्तिदीप, आपकी भी यही समस्या है कि जी आपको मस्टर पर? हाँ जी सर, यही समस्या है। 300-400 लोग हैं। उनका भी सदस्य का हो जाना से वो ठीक रहता है। अच्छा, हर बार यही आशा से आते हैं कि हम वोट सब डालेंगे। वही एक ही सारा है कि अपना पति का हो। अच्छा, घर में एक घर का भी, एक जन का भी हो। हर साल आते हैं हम लोग, हर 5 साल में एक बार, कि हमारा ख्वाहिश पूरा होगा बोल के, लेकिन हो ही नहीं रहा है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रद्धा है सर। आपके लिए क्या इश्यूज रहे? मेरे लिए स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जी, यहाँ अच्छी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है बस्तर जिला में। कॉलेज के सामने भी है सर, पर डॉक्टर नहीं है। रहेंगे। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो क्या ही कर सकते हैं बताइए। अच्छा, डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो स्वास्थ्य व्यवस्था प्लस शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए। ओके। अंदरूनी इलाकों में टीचर्स की भी कमी है। जी। ओके, क्या मुद्दे रहेंगे? सुबह मुद्दा सर सबका जनता के हित में काम करे और छत्तीसगढ़ के विकास पे फोकस करे। अच्छा, नया रोजगार और शिक्षा, ये सभी होना चाहिए। ओके। तो देश भर में तमाम ऐसे ही मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का। जब भी आप मतदाता से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो मतदान करते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो भी यही वायदे करते हैं अपने वचन पत्र में, लेकिन जाने क्यों जब सरकार बन जाती है तो इसे भूल जाते हैं और 5 साल बाद फिर इन्हीं मुद्दों की फहरिस्त लेकर लोगों के बीच आते हैं, कहते हैं ये दुरुस्त कर देंगे, इन 5 सालों में क्या किया, इसका लेखा जोखा अमूमन वो देने से बचते हैं। तो यहाँ के मतदाता यही जानना चाहते हैं कि पिछले जो वायदे थे उनका क्या हुआ और जो इनके मुद्दे थे वो आज भी जस के तस क्यों हैं। जगदलपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें और वहां के मतदाताओं की क्या सोच है वो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव, वो भी वहां पर भी मतदान हो रहा है। ये पूरा इलाका दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ बन चुका है और कांग्रेस ने यहां से रमन सिंह के मुकाबले गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है, जो कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है उनके भरोसेमंद बताए जाते हैं। यहां कुछ वोटरों से बात की हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने। सर, इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास ही है, विकास ही है मुद्दा। आप लोग को क्या लग रहा है सर, इस बार क्यों वोट दे रहा है इस बार? कि अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो, ऐसे करके आया है वोट डालने के लिए। लेकिन अच्छा काम नहीं हुआ है जो अभी सरकार में जब से है ना, रेवाड़ी आसपास के रोड देखोगे आप, कुछ नहीं बना हुआ है ऐसी जर्जर स्थिति में। तो अच्छे से काम हो, इसलिए मतदान करने आए यहाँ पे। आपका क्या इशू है मैडम इस बार? सभी लोगों के हिसाब से जैसे सभी लोग विकास चाहते हैं, है ना। हर जनता अपने क्षेत्र का विकास चाहती है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे सड़क से लेकर के हो। और मुद्दा यही है कि जो भी आए, जो भी सरकार आए, विकास अच्छे से करे और सभी जनता को खुश करके जाए। तो विकास एक मुद्दा है यहाँ पर लोगों के जहन में। और छत्तीसगढ़ के नकुलनार में भी मतदान चल रहा है। यहाँ के पोलिंग बूथ का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया। दंतेवाड़ा जिले में सवेरे से ही बम्पर वोटिंग शुरू हो गई है। बता दूं कि दंतेवाड़ा जिला अति नक्सल प्रभावित संवेदनशील जिले में आता है, जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होना है। हम दंतेवाड़ा के एक आदर्श मतदान केंद्र में खड़े हैं। ये देख सकते हैं कि एक सेल्फी जोन पॉइंट बनाया गया है। यह मतदान केंद्र नकुलनार है, जिसमें एक सेल्फी जोन पॉइंट बनाया गया है। तिलक और टीका लगा करके बाकायदा मतदाताओं को उत्साह के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। ये लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। दंतेवाड़ा में इस बार 273 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 50 मतदान केंद्र सामान्य है, बाकी अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र है। अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। 7 प्रत्याशियों का भाग यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है और टोटल जिले में 1,92,234 मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। हम सीधे डायरेक्ट मतदाताओं से ही बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुमको वोट दे करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या चाहते हो, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हो दंतेवाड़ा में? ईमानदार, कर्मठ, जुझारू। बिल्कुल, देखिए कितने जागरूक मतदाता हैं। कह रहे हैं कि ये इनको ईमानदार, कर्मठ और जागरूक मतदाता चाहिए, मतलब अपने उसमें चाहिए। दंतेवाड़ा में देखिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के भी कई तरीके के फरमान होते हैं कि अंदरूनी इलाकों में वोट ना पड़े, मगर इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सवेरे से ही दंतेवाड़ा में बम्फाड़ वोटिंग के लिए लोग अपना अपना पहचान पत्र लेकर के उमड़ गए हैं। तो एक और राज्य में आज मतदान हो रहा है, वो है उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम। यहाँ की सभी 40 सीटों पर आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जोरामथांगा, जो कि सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री माने जाते हैं, 79 साल इनकी उम्र है, इनके नेतृत्व वाली मिजो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, वो यहाँ पर है अभी। और जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार मिजोरम में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पहले यहाँ पर 39 सीट्स पर वो चुनाव लड़ चुकी है। और बीजेपी के अलावा इस बार मिजोरम में आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। राज्य में 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच इंडिया गठबंधन से जुड़े एक दूसरे पर जिस तरह के हमले यहां पर कर रहे हैं, उससे ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या वाकई में लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन बिना किसी दरार, बिना किसी गांठ के बना रहेगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस ने सपा को किनारे किया, उससे गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के बीच अच्छा संकेत नहीं गया है। बहुत अच्छा और बेहतर होता अगर इसमें भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा करके जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व छोटी छोटी पार्टियों का है उनको सम्मिलित किया होता,
तो कैंपेन में भी मजा आता और एक ब्रॉड बेस एकता भी दिखाई देती। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर तीखा हमला कर चुके हैं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कांग्रेस के पास अभी इंडिया गठबंधन के लिए समय नहीं है। जो बातें होती हैं तमाम राजनीति में कोई मर्जर तो हुआ नहीं कि सब एक स्वर में बोले। कुछ मुद्दे हैं जैसे लोकसभा के मुद्दे के बारे में, उस पर पूछो तो सब एक ही बात कहते हैं, हम मिलजुल कर लड़ेंगे और हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी। अब भाजपा तो पहले ये कहती थी कि कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, हम इकट्ठे हो गए। तो हालात ये दिख रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस सपा में टकराव है, दिल्ली पंजाब में आप के साथ उसकी दूरी बढ़ रही है, बिहार में जेडीयू उसके रुख पर हैरान है, बंगाल और केरल की कहानी अलग है, जहां लेफ्ट के लिए न टीएमसी सीट छोड़ने को तैयार है और न कांग्रेस जमीन। इस वजह से बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। उसे लग रहा है कि अगर इन राज्यों में उसकी सरकार बन जाती है तो इंडिया गठबंधन में सीटों की उसकी दावेदारी बढ़ जाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन यह बात पहले कह चुका है कि उसका तालमेल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव सब अपने ढंग से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर तालमेल होता है तो लोकसभा चुनाव में भी काम आएगा, और यहाँ टकराव होता है तो लोकसभा चुनाव में भी उसकी छाया पड़ेगी। यह बात गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस को भी समझनी होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इन दिनों एक मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है वो है जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस का। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है। मुस्लिम और यादव आबादी के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं। अब महागठबंधन के नेताओं ने चुनौती दी है कि वो नए सिरे से जातिगत गणना कर लें, असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये सर्वे जो है ये छलावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार को एक जनसभा में बिहार के जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया। बस महागठबंधन के नेताओं ने नए सिरे से जातिगत गणना की मांग कर डाली। कहा अमित शाह के सामने सच आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। यादव अमित शाह की कोशिश दरअसल पिछड़ा राजनीति में दरार खोजने की भी थी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या कम बताई गई है। सर्वे में क्या किया, यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? वैसे जातिगत जनगणना से जुड़ी राजनीति का अगला पत्ता मंगलवार को खुलने वाला है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद राज्य में नीतीश कुमार आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण देने की बात कर सकते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।